हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ का नाम है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। मतलब हम जो भी पहले कर चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ें याद रहना ज़रूरी है। तो मैं आपका बहुत कम टाइम में जो भी हम करंट अफेयर्स है उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि साइंस और साइंस और हिस्ट्री दो सब्जेक्ट ज़रूर मैं लेकर आऊँ, घटना चक्र कंप्लीट। तो चलिए फिर रिवीजन करते हैं। और ये पुराना जो भी आपने देखा है उसका रिवीजन है, तो ये बेशक आप डबल स्पीड से देखें या कैसे भी, एक बार 1x पे और एक बार 2x पे। इन सीरीज़ को आप मत छोड़ना, क्योंकि जो भी मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो मैं धीरे धीरे दोबारा रिवाइज कराऊंगी और कोशिश करूंगी कम से कम टाइम में, कम से कम वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये इसमें हमारा करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, लेकिन जनरल नॉलेज के भी कई क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चंस है। सबसे पहले हमारा है ये शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा अब हमारे पास कितनी है? तो हमारे पास टोटल अब कितनी शास्त्रीय भाषा आ गई? टोटल्स 11 शास्त्रीय भाषा आ गई है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे शास्त्रीय भाषा को, वो मैं बताती हूँ कि इसे कैसे याद रखेंगे कि एटलीस्ट एग्जाम में एलिमिनेट कर पाए हम, कि दो ऑप्शन में से एलिमिनेट कर पाए ये। तो चलिए, यहाँ पे लाइट की अभी कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो की ये पीडीएफ वगैरह अगर ज़्यादा साफ ना आए तो वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। शास्त्रीय भाषा स्टार्ट करते हैं। शास्त्र का मतलब क्या होता है फ्रेंड? शास्त्र का मतलब होता है शस्त्र। शस्त्र समझते हैं ना आप अच्छी तरह से? शस्त्र क्या क्या हो सकते हैं? शस्त्र तो तलवार वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कई लोग गाली को शस्त्र मानते हैं। भाई कई लोग गुस्सा आता है तो गाली देते हैं, लाठी उठाते हैं, कंकड़ मारते हैं, करते हैं ना। तो शस्त्र का मतलब ये हो गया ना, गाली, लाठी, कंकड़। ठीक है, और गांव के लोग अक्सर यही बंदूक तो नहीं उठाते, गाली, लाठी, कंकड़ ये। अब लड़ाई हो गई किसी दो जने की और शस्त्र की बात आई, शस्त्र उठाने की, तो गाली, लाठी, कंकड़ उठा लिया भाई उसने। और बोला क्या उसने? गाली, लाठी, कंकड़ उठा के क्या बोला? पहले तू मिल, पहले तू मिल। तू लोग जो है ना, तू लोग मेला। वो लड़ाई करते करते उसकी आवाज़ इतनी लड़खड़ा दी कि वो बोल रहा है मेला, मजाक उड़ाया। शस्त्र का मतलब होता है गाली, लाठी, कंकड़। कई लोग शस्त्र को गाली समझते हैं। ठीक है, गाली, लाठी, कंकड़, कि वो अपना शस्त्र गाली के रूप में ही देते हैं। और फिर एक बंदा था जिसको खूब मारा, वो गाली, लाठी, कंकड़ लेकर आया और बोला पहले तू मिल, तू लोग मेला, मजाक उड़ाया। बेचारा तुतलाने लग गया बोलते बोलते मेला। अब शास्त्रीय भाषा कैसे पता चल रहा है? शस्त्र, ये शस्त्र जरूर याद रखेगा कि शस्त्र उठाया किसी ने, गाली, लाठी, कंकड़ लेकर। शस्त्र से हमारा हो गया शास्त्रीय। क्या हो गया शस्त्र से हमारा? शास्त्रीय। ठीक है, कि हम शास्त्रीय भाषा की बात कर रहे हैं। शस्त्र के रूप में वो गांव के बच्चे ने या जो भी है क्या उठाया उसने? गाली, लाठी, कंकड़। गाली से हो गया आपका बंगाली। बंगाली भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। गाली से हो गया आपका बंगाली। लाठी से हमारा एक ही भाषा आता है जिसमें लाठी आती है, मराठी। ठीक है, मराठी। और कंकड़ से हमारा कन्नड़, कंकड़ से हमारा कन्नड़। और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा दिया गया है। ये आप कैसे याद रखेंगे? आजकल बड़ा रील वायरल रहता है ना मराठी, अपने मराठी में बोलते रहते हैं कि मराठी बोलेगा नहीं बोलेगा, कि जल्दी बोल मराठी, मराठी बोल, कि सिर्फ मराठी में ही बात कर। तो ऐसे याद रखना कि मराठी को भी शास्त्रीय भाषा दिया जा चुका है। गाली, लाठी, कंकड़ मतलब बंगाली, मराठी, कन्नड़, ये 3 भाषा तो है जो कि शास्त्रीय भाषा है। उसके बाद क्या बोला उसने? पहले तू मिल, तू लोग मेला, मजाक उड़ाया। तो क्या हो गया इसमें? पहले प से पाली और प्रकृत, और प और ल दोनों आ रहा है इसमें। पल से पाली, पल से पाली, साफ साफ बन रहा है। बस ये याद रखना कि पाली से 2 है। आप एक याद रखेंगे तो भी ठीक है, कि आप एलिमिनेट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, पहले प ल पल से पाली, पाली आ रहा है। तू मिल से तमिल साफ साफ निकल रहा है। तू लोग तेलुगु साफ साफ निकल रहा है। मेला मलयालम। और मजाक से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मजाक से कुछ नहीं है। उड़ाया से उड़िया, उड़ाया से क्या है? उड़िया। 1 मिनट, एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ, क्या बोला था हमने? शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय का मतलब होता है शस्त्र, और शस्त्र के रूप में गांव के उस लड़के ने गाली, लाठी, कंकड़ उठाया और बोला पहले तू मिल, तू लोग मेला, मजाक उड़ाया। उड़ाया से उड़िया, मेला से मलयालम, तू लोग तेलुगु, तू मिल मतलब तमिल, पहले पाली प्राकृत, और गाली बंगाली, गाली से गाली आ रहा है ना इसमें, गाली बंगाली, लाठी मराठी, कंकड़ कन्नड़। तो ये शास्त्रीय भाषा हो गए, और इसमें 11 टोटल, अब 11 शास्त्रीय भाषा हो चुके हैं। तो
अभी इसमें से कौन से दो नाम नहीं आए, एक संस्कृत और एक असमिया, इस दो नाम का याद रखिएगा कि ये दो नाम भी उसमें क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में है। लेकिन आपका इतना नाम इनफ है, जो अभी याद कराया है ये नाम इनफ है एग्ज़ाम में एलिमिनेट करने के लिए कि कौन कौन सा नाम है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी है, लेकिन हिंदी को अभी तक शास्त्रीय भाषा नहीं दिया गया है। ये ज़रूर याद रखेंगे आप, एग्ज़ाम में एलिमिनेट के काम आएगा, ठीक है, एलिमिनेशन का काम आएगा। तो ये हो गया हमारा शास्त्रीय भाषा का। आगे चलते हैं, आगे क्या किया हुआ है मैंने, आगे है तुम्हें ब्रिक्स और ब्रिक में डिफरेंस है, ब्रिक्स और ब्रिक में डिफरेंस बताया गया है, तो बड़े अच्छे से समझिएगा। तो बिम्स्टेक और ब्रिक में, ये है बिम्स्टेक और ये है ब्रिक्स, ब्रिक्स नेशन है, ये बिम्स्टेक नेशन है। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। हाँ जी, पहले तो आपको बीपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इसकी फुल फॉर्म ऊपर से पता होना चाहिए। तो बी से क्या है यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल, बी से है बे ऑफ बंगाल। आई से है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। और एमएस है ना यहाँ पे, एमएस, एमएस से क्या है, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल। और टी से क्या है, टेक्निकल, टीईसी इकट्ठे लिख दिया मैंने, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो बिम्स्टेक क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म, बस बी से क्या है, बे ऑफ बंगाल, ऊपर से याद रखेंगे। तो ये होता है कि कई बार क्या है ई, इसमें बिम्स्टेक में ई क्या है, कई बार ऐसे आ जाता है। तो वैसे इसमें ये फुल फॉर्म तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ ये फुल फॉर्म याद करोगे तो मेंस एग्जाम के लिए भी सही है। खैर, तो हम चलते हैं, सबसे पहले है ना इसको आप डायग्राम के थ्रू याद करो। डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ कि कैसे ईजी रहेगा। ये डायग्राम है छोटा सा, इसमें क्या है कि बिम्स्टेक जो है ना, बिम्स्टेक, तो यहाँ वहाँ ये रहा बीम लिखा हुआ है मैंने। बिम्स्टेक का मतलब क्या होगा, बीम का मतलब छत होता है ना, छत पे बीम डलता है जब लैंडर वगैरह डलते हैं, तो बीम का मतलब छत है, ठीक है। प्रैक्टिकल याद कीजिए किसी चीज़ों को, बहुत मतलब फिर भूलेंगे नहीं आप। बीम का मतलब क्या होता है, छत। तो हम चाइना से बचने के लिए ये बिम्स्टेक बनाया है, चाइना से बचने के लिए हमने ये एक तरह से छत डाला है बिम्स्टेक। तो इसका मतलब चाइना नहीं होगा, इसमें चाइना नहीं होगा, क्योंकि चाइना से बचने के लिए हमने बिम्स्टेक बनाया है कौन, जो इंडिया के इधर साउथ में और ईस्ट में जो कंपनी इंडिया के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल इंडिया के साथ लटके हुए कहीं ना कहीं साउथ में, ठीक है। वेस्ट और नॉर्थ की बात नहीं हो रही, इधर साउथ में, और साउथ में तो एक ही है, क्या कहते हैं, ये श्रीलंका जो पाक स्टेट से लगा हुआ है। लेकिन इधर ईस्ट के साइड, इंडिया के ईस्ट के साइड जो देश लगे हुए हैं वो बिम्स्टेक के मेंबर है। जो कि बिम्स्टेक का फिर बता देती हूँ कि बिम्स्टेक में यहाँ पे ये बना रखा है मैंने, ये एक साथ नहीं आ रहा पीडीएफ, खैर पहले इसकी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ कि इस बिम्स्टेक से ही आप नाम निकाल सकते हैं कि अगर कंट्री पूछ ले कि कौन कौन से हैं, तो आप बी से क्या निकाल सकते हैं, और है भी, ये बी से भूटान और बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश। आई से क्या है, आई से इंडिया, आई से इंडिया। एम से म्यांमार, एम से क्या है, म्यांमार। और एस से क्या है यहाँ पे, श्रीलंका, एस से क्या है, श्रीलंका। और टी से है ये वाला, यहाँ पे टी है, टी से क्या है, थाईलैंड, क्या है टी से, थाईलैंड। एक बार दोबारा दिखाती हूँ मैं कि मुझे क्या आपको डिफरेंस इसमें बताना है, कि कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हाँ जी, बी से बांग्लादेश और भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, मलेशिया वगैरह या और भी मालदीव वगैरह मत कर देना, वो मैं बताती हूँ कैसे, आइए वो याद रहेगा आपको, ठीक है। और कईयों को तो आता होगा, वो अच्छी बात है। एस से श्रीलंका और टी से क्या हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है। तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। सी से चाइना मत कर देना, क्योंकि हम बिम्स्टेक चाइना, मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है कि हम चाइना से बचने के लिए ही बीम, बीम का मतलब छत, ठीक है। ई से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इनके नाम में, जो हम निकाल रहे हैं कि अपने तरीके से ये नाम हमने निकाल दिया। अब क्या करना है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में देखिए कि इंडिया के साथ जो लगे हुए हैं वो बिम्स्टेक है, इंडिया के ईस्ट में जो चिपके हुए हैं, इधर उधर लटके हुए हैं, ठीक है, इंडिया के इस साइड। तो यहाँ पे ये क्या है, श्रीलंका, ये थाईलैंड, ये म्यांमार, ये भूटान, ये नेपाल, और ये क्या है, बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या है, नाम में नेपाल नहीं आया है, ठीक है, तो एक नेपाल याद रखेंगे आप। तो इंडिया के साथ यहाँ इधर जो भी लगे हुए हैं वो हमारा बिम्स्टेक है। सी फॉर चाइना नहीं है इसमें, क्योंकि हम चाइना से बचने के लिए ही छत डाले हैं, बीम बनाए हैं। तो ये आपको नाम इसीलिए याद रहेगा ऐसे, ये तो बिम्स्टेक हो गया। और इसका एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और 2024 में इसका कोई खास आधिकारिक बैठक नहीं हुई थी, तो 2024 का तो नहीं, 2025 का आप याद रखेंगे ज़रूर। ये याद करना है, याद करना है इसे 2025 वाले को। क्या याद करना है कि मोदी जी गए थे
सिक्स्थ समिट, ये सिक्स्थ समिट हुई थी और कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। अप्रैल 2025 में ही हुई है, ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको याद करना है कि सिक्स्थ समिट कहाँ पे हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में। और हमारे पीएम जी गए थे, पीएम गए थे, बैंकॉक थाईलैंड में हुई है बिम्स्टेक और हमारे पीएम गए थे। और थीम क्या है? बीम खुला। मैंने याद कराया था आपको पहले भी कि आप इसको कैसे याद करेंगे। मैंने याद कराया था पहले कि आप इसे कैसे याद करेंगे। बीम खुला, खुला मतलब ओपन, ओपन आएगा उसमें थीम में, ठीक है। तो पूरा थीम नहीं लिखा है मैंने जानबूझ के कि दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना भी नहीं है, उसमें ओपन आएगा, ठीक है। तो आप इससे जल्दी पहचान जाएंगे कि बीम खुला इस बार की थीम है। और सिक्स्थ समिट हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ समिट मोदी जी, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है याद करना है। क्या याद करना है? ये याद होना ही चाहिए आपको कि सबसे पहला बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन हुआ है। किसने किया है यह व्यापार सम्मेलन? किसकी अध्यक्षता में किसने किया है यह व्यापार सम्मेलन? तो ये व्यापार सम्मेलन किसने किया है दोस्तों? व्यापार सम्मेलन, जैसे कि व्यापार करना है ना हमें, विदेशों में करना है, निर्यात पर्पज से, ठीक है, या आयात या निर्यात दोनों पर्पज से। तो ये विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय के साथ हमारा CII, भारतीय उद्योग संघ, इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, ये दोनों मिलकर व्यापार करना है, क्योंकि इसलिए विदेश मंत्रालय और CII दोनों ने मिलकर बिम्स्टेक का, क्योंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बिम्स्टेक का व्यापार सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। और हम ज़्यादातर जो हमारा फर्स्ट सम्मेलन इस तरह से होता है व्यापार या फिर बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आगे इसमें इन्वेस्टमेंट करे कुछ भी है, तो वो हम ज़्यादातर दिल्ली में ही करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो दिल्ली में करते हैं, बशर्ते कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें ना हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर दिल्ली में करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। ये दिल्ली में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट व्यापार बिम्स्टेक का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि विदेश मंत्रालय और CII इन दोनों के अध्यक्षता में हुई थी। और बिम्स्टेक सिक्स्थ समिट थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है, मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। रिजल्ट क्या है? बस आपको यही, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं और UPI पेमेंट भी, इसके ऊपर भी बात हुई है, लेकिन आपको बस ये ज़रूर याद रखना है कि विज़न 230 किससे रिलेटेड है? तो ये बिम्स्टेक में ही विज़न 230 की बात हुई है और मोदी जी ने इसमें 21 सूत्र की बात की है। मोदी जी का अपना 21 सूत्र की बात बताई है मोदी जी ने। तो इसको बस थोड़ा सा याद रखेंगे, विज़न 230, और ये ताकि एलिमिनेशन में आपको हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये हमारा बिम्स्टेक था। आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है ना कि अभी बताया ही था आपको कि भारत का दक्षिण में तो सिर्फ यही है हमारा, श्रीलंका और दक्षिण और पूर्व एशिया, ये है पूर्व एशिया के देश है। और मैं बता रही थी ये M4 यहाँ पे मलेशिया या मालदीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे साथ क्या लगा हुआ है? म्यांमार लगा हुआ है, ठीक है। मालदीव या फिर मलेशिया, तो मलेशिया या मालदीव इस साइड है और मलेशिया इस साइड है, तो ये तो हमारे साथ दूर दूर तक, मतलब हमारे साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है। और ब्रिक्स की बात करते हैं, दोनों एक साथ, नाम एक जैसे हैं इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखे ताकि आपके डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर रहे। अच्छा, ब्रिक्स की पहले कंट्री की बात करते हैं। ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंट होते हैं ना, ब्रिक का मतलब ईंट मोटे मोटे होते हैं ना। तो यहाँ पे गरीब तो है, लेकिन उतने गरीब देश नहीं है, विकासशील देश है इसमें ज़्यादातर, मतलब ठीक, ये भी सारे विकासशील देश है, लेकिन इधर ठीक ठाक देश है, मोटे मोटे देश। ब्रिक का मतलब ईंट होता है, मतलब मोटा मोटा ईंट, मतलब इसमें ठीक ठाक से कंट्री होंगे। जैसे इसमें ब्री का मतलब क्या है? ब्राज़ील। क्या है ब्री का मतलब? मतलब बी का मतलब ब्राज़ील, आर क्या है? रसिया, आई क्या है? इंडिया, यहाँ पे चाइना आएगा, यहाँ पे चाइना आएगा। बिम्स्टेक, बीम में तो हम छत से बचने के लिए, चाइना से बचने के लिए हमने बनाया है, लेकिन यहाँ पे चाइना आएगा किसमें? ब्रिक में, मोटे मोटे कंट्री है, इसलिए चाइना और रसिया दोनों आएगा, मोटे मोटे देश, जो कि वर्ल्ड में कुछ पोजीशन है, इनकी अहमियत है कुछ इकोनॉमिक पावर से, ठीक है। और ये S4 लास्ट में साउथ अफ्रीका, जबकि इधर S क्या था हमारा? श्रीलंका। तो ये आपके एग्जाम में ये थोड़ा सा इमेज याद रखना, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल भी। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? ईंट क्या करते हैं? ईंट मिस्त्री यूज़ करते हैं, थोपते रहते हैं घर बनाने के लिए, एक के ऊपर दूसरा थोपते रहते हैं, है ना, ऐसे थोपते रहते हैं। तो अगर ये आ जाए कभी कि मिस्र, इथोपिया, क्या ये ब्रिक्स के मेंबर्स हैं? तो हाँ, ये भी ब्रिक्स के मेंबर्स बन चुके हैं बस। और है तो नीचे भी UAE, सऊदी, ईरान, ये भी बन गए हैं, लेकिन कम से कम आप जितना याद कर सकते हो कम उसके साथ, ठीक है, तो उतना ही बेटर है। तो ब्रिक क्या है? ब्रिक ईंट को क्या करते हैं? मिस्त्री यूज़ करते हैं, थोपते रहते हैं। तो मिस्र और इथोपिया, ठीक है। बाकी ये दो तीन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये कम उसमें थोड़ा सा याद रह जाएगा, बस आप सुन लीजिएगा इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे बाद में भी। आगे चलते हैं कि और मुझे क्या बताना था कि ये ब्रिक्स का ही न्यू सदस्य, क्योंकि ब्रिक्स का आया हुआ है, ये न्यूज़ में था कि ये पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। क्या है? इंडोनेशिया 2025 में। वो जो ऊपर मैंने बताया है ब्रिक्स का, मिस्र, इथोपिया, वो 2024 में बने, ये 2025 में न्यू सदस्य बना हुआ है।
और ब्रिक्स का ही है ये एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी ब्रिक्स का ही है, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी बार बार न्यूज़ में रहती है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका है, ब्रिक्स का, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी बार बार न्यूज़ में रहती है। क्यों न्यूज़ में रहती है बार बार? वो बोलता है ना अमेरिका कि क्या ब्रिक्स में कोई नई करेंसी बन रही है जो कि डॉलर को मतलब प्रतिस्पर्धा में लाएगा, जो कि डॉलर को हटाने की कोशिश कर रहा है। क्या ब्रिक्स में ऐसी करेंसी आ रही है? बार बार डोनाल्ड ट्रम्प उकसाते रहते हैं, इसलिए तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, ब्रिक्स करेंसी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ब्रिक ईंट में क्या होता है? ईंट में जान होती है, जान होती है ना ईंट में, ईंट में जान होती है। तो इससे आपको इजी रहेगा रिकॉल करना कि ईंट में जान होती है। तो 2024 2025 दोनों में जान आ रहा है, जान दोनों में जान आ रहा है कि उसकी समिट कहाँ पे हुई थी। तो 24 में कजान रूस में हुई थी, और 25 में क्या है? रियो दे जनेरियो। इसमें क्या आ रहा है? 25, पहले 24 में तो जान है, और 25 में क्या आ रहा है? 25 में बोल रहा है दे जान, मतलब जान दे। 24 में तो क्या है? केवल जान, और 25 में बोल रहा है दे जान, कि अब तो दे जान। तो जान मतलब कजान रूस में हुई थी 2024 में, और 2025 में क्या है? रियो डी जनेरियो। और रियो डी जनेरियो फेमस है, ये सबको पता ही होता है कि कहाँ पे है ये, ब्राज़ील में। तो ये जुलाई 2025 में यहाँ पे सबमिट हुई है। ये किसकी बात करें? ब्रिक की रियो दे जनेरियो, दे जान जेनेरियो, मतलब यहाँ से भी जान निकल रहा है। तो हमें पता इससे चल जाएगा कि ब्रिक की बात हो रही है जेनेरियो से। थीम क्या थी इसमें? ईंट वाले में थीम क्या थी? ब्रिक की थीम क्या थी? ब्रिक की थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ। तो स्ट्रेंथनिंग का मतलब ब्रिक का यूज ही इसलिए करते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए, घर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो इसका ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि इसकी थीम क्या है? स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग, इसकी थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग। और ये ब्रिक्स मैंने बनाने की कोशिश की है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो मुझसे ये ब्रिक्स बना नहीं, ठीक है, कि ताकि आपको बस ध्यान रहे। और अच्छा, इस बार सबमिट कौन सी हुई है? 17। कौन सी सबमिट हुई है? 17। और 18 में हम करेंगे सबमिट, 2026 में। 18 में क्या है? हमारा इरादा है सबमिट करने का। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। ब्रिक्स में अच्छा, ब्रिक्स में मूल तो 5 ही सदस्य हैं, ये BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मूल तो 5 ही सदस्य हैं, लेकिन अब कितने सदस्य हो गए हैं? तो अब देखिए कितने, ये तो 5 थे ही, अब कितने सदस्य हो गए हैं? मिस्र, इथोपिया, UAE और ये सऊदी, ईरान, ये भी जुड़े हैं, और एक और इंडोनेशिया जुड़ा है। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 और 5 11। तो टोटल तो 11 कंट्री है, लेकिन मूल सदस्य 5 है। पूर्णकालिक टोटल 11 सदस्य हो गए। याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको याद सिर्फ इतना करना है कि ब्रिक्स के कंट्रीज़, जो कि बहुत ईजी है, बता दिया कि थोड़ा सा मोटे मोटे देश है, और इंडिया के साथ ऐसा कोई लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इंडिया और चाइना है इधर से, फिर बाकी बाहर से है ये जो भी देश है। उसके बाद ईरान जुड़ा था, क्योंकि ईरान रहता है न्यूज़ में, तो बस ईरान का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ईरान जुड़ा था। और ईंट से मिस्र थोपते रहते हैं ईंट को, तो ये 2 नाम आपको वैसे ही याद रहेगा। इंडोनेशिया 2025 में जुड़ा है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये रिसेंट की न्यूज़ है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की करेंसी है, जो हमेशा न्यूज़ में रहती है। सॉरी, करेंसी नहीं है, ब्रिक्स का ही बैंक है ये। 2014 में बना था ये, 2014 में। और ब्रिक में जान होता है, तो 2024 में भी कजान रूस में सबमिट हुआ है, 2025 में जान, दे जान, तो दी जनेरियो, दे जान, पहले जान फिर दे जान। 2025 में 17 सबमिट था। 17 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 18 में हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि 17 सबमिट था ये, क्योंकि ईंट है तो इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये बस ऊपर ऊपर से ध्यान रखेंगे कि फोर्ब्स के हिसाब से मजबूत करेंसी क्या है। तो फोर्ब्स के हिसाब से मजबूत करेंसी दिनार है, कुवैती दिनार है। और टॉप 3 में ही किसी न किसी देश की दिनारी है, ठीक है, किसी न किसी देश की दिनारी है। याद नहीं करना है कि टॉप 3 में कौन सा है, बस फर्स्ट नंबर पे दिनार है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार USA टॉप 3 में भी नहीं है, टॉप 10 में है। तो ये एलिमिनेशन के हमारे काम आ सकता है, बस इतना ही याद रखना है कि फोर्ब्स के अनुसार जो दिनार है वो कुवैती दिनार, याद रखना है आपको, कुवैती दिनार फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और ये बस चेस से रिलेटेड है, जिसको चेस से रिलेटेड समझ में नहीं आता वो थोड़ा आगे वीडियो को बढ़ा सकते हैं। और मैं इसमें बताती हूँ कि बस इसमें क्या हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रही हूँ। नंबर 1 खिलाड़ी भारत का, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। नंबर 1 खिलाड़ी भारत का, पहले तो डी गुकेश बने हैं। किसको? पहले विश्वनाथ आनंद थे भारत के नंबर 1 पे, लेकिन डी गुकेश विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ के नंबर 1 पर बने, ठीक है। लेकिन उसके बाद आर प्रगानंदा ने डी गुकेश को भी पीछे छोड़ दिया, और वर्तमान में ये भारत के नंबर 1 है। वर्तमान में आर प्रगानंदा नंबर 1 है भारत के। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विश्वनाथ आनंद को छोड़कर नंबर 1 पर भारत के चेस जो भी एक खिलाड़ी कौन है? तो आर प्रगानंदा। आगे चलते हैं, क्या है दुनिया के शीर्ष शतरंज में,
दुनिया के शीर्ष शतरंज में सबसे पहला नंबर मैग्नस कार्लसन का है, नंबर 1 पे ये चल रहे हैं, नंबर 2 पे हिकारू चल रहे हैं, नंबर 3 पे डी गुकेश चल रहे हैं। तो मैग्नस कार्लसन तो बार बार तुम सुनते होंगे, ये डी गुकेश का भी नाम है, जो कि 3rd नंबर पे चल रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड में 3rd नंबर पे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी रैंकिंग है, ये देख सकते हैं आप इंडिया में। और जो रील बहुत ज़्यादा वायरल था, जो टेबल पे पटक के बार बार सब रील बना रहे थे ना, ओ नो ऐसे बार बार ना बना रहे थे, ओ नो शिट ऐसे करके बना रहे थे। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये नॉर्वे चैंपियनशिप, जो कि मैग्नस कार्लसन का घर है, इसीलिए सब पटक रहे थे कि अपने घर में कैसे हार गए मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे चैंपियनशिप, जो कि मैग्नस कार्लसन का घर है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं चेस खेलने वाले, तो नॉर्वे के हैं। रील बहुत वायरल हुई थी ये, तो ये तो नहीं आएगा कहाँ के हैं, लेकिन आपको बता दिया कि नॉर्वे चैंपियनशिप, क्योंकि उसके घर में एक मतलब पूरा नॉर्वे चैंपियनशिप तो मैग्नस कार्लसन ही जीते हैं, लेकिन किसी एक उसका जो भी है मैच होता है, तो उस मैच में डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, और बुरी तरह से मैग्नस कार्लसन हारे थे उसमें, इसीलिए वो रील वायरल हुआ था कि उन्होंने टेबल पटका था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को किस टूर्नामेंट में हराया, तो वो नॉर्वे चैंपियनशिप था। ठीक है जी, तो ये मैंने बस याद दिला दिया है कि ये वायरल बहुत हुआ था इसलिए। तो एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ क्या है। पहले नंबर 1 खिलाड़ी पे वर्तमान में अब आर प्रज्ञानंदा चल रहे हैं, आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, और दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी में अपने भारत के डी गुकेश का नंबर आता है, जो कि टॉप 3 में चल रहे हैं। लेकिन दुनिया के और हाँ, दुनिया में आर प्रज्ञानंदा अभी 8th नंबर पे या 9th नंबर पे है, लेकिन डी गुकेश 3 नंबर पे है दुनिया के। और नॉर्वे चैंपियनशिप में डी गुकेश ने कार्लसन को हराया था, मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे चैंपियनशिप में हराया था। आगे क्या है, अभी जो जुलाई में अभी एक मैच हुआ है जुलाई 2025 में, ये बस ऐसे ही बता देती हूँ, ऊपर ऊपर से सुन लो, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये भी बहुत मतलब देखा गया था कि जुलाई 2025 में फिर आर प्रज्ञानंदा ने भी कार्लसन को हराया, क्योंकि कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी टाइम से टिके हुए हैं। तो आर प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को हराया, तो ये भी बहुत ही चर्चित न्यूज़ था। कहाँ पे हराया उन्होंने? तो ये लास वेगास फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड में आर प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को हटाया। लास वेगास में आर प्रज्ञानंदा ने हराया और डी गुकेश ने नॉर्वे में हराया। ठीक है, ये तो अभी रिसेंट जुलाई 2025 अभी की न्यूज़ है। अभी महाराष्ट्र की दिव्या देशमुख है, जो कि उनको दिखाया जा रहा है बार बार कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए इनाम दिए, वो भी बहुत ज़्यादा भी फेमस हो रही है। तो उन्होंने फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीता है, उन्होंने अभी फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीता है दिव्या देशमुख ने। और कहाँ पे हुआ था ये? जॉर्जिया के बटूमी में हुआ था। और किसको हराया उन्होंने? हम्पी को। हम वतन हम्पी नाम भी है कि आप बस एक बार सुन लीजिए, हम वतन हम्पी। मुझे लगता तो नहीं है कि ये अभी की न्यूज़ है, अगर एग्ज़ाम छप गया होगा, लेकिन हाँ, ये भी बहुत चर्चित है और आने वाले टाइम में ये इंपॉर्टेंट है और अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिव्या देशमुख है, कहाँ पे हराया उन्होंने? हम वतन हम्पी को जॉर्जिया के बटूमी में हराया और फीडे महिला विश्व कप जीती है वो, फीडे महिला विश्व कप। आगे चलते हैं। ये ऐसे लिखा था, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे अभी कौन है? तो अभी है नंबर 1 पे आर प्रज्ञानंदा। क्वेश्चन और भी फ्रेम करने थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, आपको एक लास्ट ये बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या बता रही हूँ मैं। देखिए, एक तो होता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म ही लिखा है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद मैं क्या कहते हैं, हम अभी किसका टेस्ट कर रहे थे? एडुटेरिया में से भी कराऊंगी मैं, एडुटेरिया में से ही लिया गया है और बाकी अलग अलग टेस्ट इंस्टीट्यूट से लिया गया है। ये लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? लॉजिस्टिक या लोकर बैंक में होता है, तो कुछ कैसे भी याद करो, बट याद करो आप। लॉजिस्टिक लोकर जो होता है बैंक में होता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक। और लॉजिस्टिक होता क्या है कि कोई भी सामान भारत में व्यापार की दृष्टि से या कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उसको माल मतलब गाड़ी हो या कुछ भी कहीं से भी हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने दिन का समय लगता है, वो लॉजिस्टिक सामान ही होता है। तो ये होता है लॉजिस्टिक, और ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फर्स्ट बीपीएससी में ये फर्स्ट कौन आया, ये बड़ा पूछता है, तो इसलिए कि ज़्यादा तो याद रख भी नहीं सकते हैं, बस ये याद रखिए लॉजिस्टिक वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फर्स्ट कौन आया? लॉजिस्टिक लॉज में क्या आ रहा है आपका? लॉज में आपका लाज निकल के आ रहा है ना, लाज मतलब शर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लाज मतलब शर्म, लाज निकल के आ रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, सिंग होगा, किसी को सिंग लगा देते तो शर्म आती है ना उसको, ठीक है, सिंग लगा दोगे तो किसी को शर्म आएगी। तो लाज में कौन फर्स्ट पे है? सिंग। और हमारा तो 38 है नंबर है, और थोड़ा सा हम इस बार सुधार किया है हमने, तो आप ये ज़रूर याद कर सकते हो कि लाज किसको आ रही है?
क्योंकि सींग लगा दिया है इसलिए उसे लाज आ रही है, तो सिंगापुर फर्स्ट है इसमें लाज में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये ध्यान होना चाहिए। हमारा रैंक याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, इसमें बस कौन जारी करता है और ये चीज़ ज़रूर, ये हाँ, ये मैंने जो भी दे रखा है इसमें सिंगापुर फर्स्ट है, इसमें सिंगापुर फर्स्ट है। बाकी का भी करेंगे हम, आज अभी सिंगापुर का देखते हैं, फिर आगे का मैं वो एडुटेरिया में से आपको कराती हूँ, जो आप याद कम से कम रख सकते हो, ठीक है, कम मेहनत के साथ रख सकते हो। कुछ छूट गया है क्या? अच्छा, आगे क्या है? गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस रिपोर्ट निकालता है, कौन निकालता है, ठीक है। पूरा मैं नाम लिख भी नहीं रही हूँ, मैं रिवाइज एडुटेरिया में से अभी कराऊंगी तो आपको ध्यान आ जाएगा, बस आप अभी इसमें समझ लीजिए। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट कौन निकालता है? तो गुड गवर्नेंस, चंडाल सुना है, बोलते रहते हैं अपने वहाँ चंडाल भूतनी, ठीक है, अपने इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बोलते रहते हैं चंडाल भूतनी। तो चंडाल देख रही है कि यहाँ पे सब चीज़ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, गुड गवर्नेंस, वो खुद तो ठीक है नहीं चंडाल, फिर वो चेक कर रही है कि गुड गवर्नेंस है या नहीं है। तो गुड गवर्नेंस चंडाल चेक करती है, भूतनी, ठीक है, ये जारी करता है चंडाल। असली नाम क्या है? चैडलर। क्या है असली नाम? चैडलर, लेकिन आप चंडाल याद रखेंगे दिमाग में कि ताकि एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाए। ये सारे जो भी मैंने यहाँ पे रैंकिंग लिखी है, जितने इसमें सिंगापुर फर्स्ट है, खाली सिंगापुर फर्स्ट वाली ही मैंने जानबूझ के आज लिखी है। तो एक तो सिंगा को लाज आ रही है, सिंग लगाने से लाज ला रही है, तो लॉजिस्टिक में सिंग फर्स्ट आ गया, ठीक है। एक गुड गवर्नेंस में सिंगापुर फर्स्ट है, यहाँ पे क्या हुआ है? गुड गवर्नेंस में चंडाल ने जारी किया है, जिसके खुद तो चंडाल है, वो ठीक है नहीं, वो चेक करने आती है कि सब चीज़ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, वहीं पे हमला करती है भूतनी या चंडाल। तो ये चंडाल गुड गवर्नेंस जारी करता है। और हमारी रैंक इसमें याद करना इजी है कि हमारी चंडाल के क्या होता है, सींग विंग भी होती है कि हम हमारे साथ में एक सींग और लगा दिया है, साथ में हमारे पास सींग और लगा दिया उस चंडाल ने, भूतनी ने। हम 2024 में 72 पे थे, अभी 71, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। बस अगर याद कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा तो ठीक है कि किस सींग किसने लगाया, हमारे साथ में एक सींग, साथ में एक सींग किसने लगाया? चंडाल ने। और चंडाल है क्या? चंडाल खुद तो चंडाल है, चेक करिए गुड गवर्नेंस। तो याद हो गया कि गुड गवर्नेंस कौन जारी करता है? चैडलर जारी करता है। और इसमें भी सिंगापुर गुड गवर्नेंस में फर्स्ट है। क्यों गुड गवर्नेंस में सिंगापुर फर्स्ट होता है? तो ये देखिए क्या करते हैं सिंगापुर के लोग, किस किस में फर्स्ट आते हैं। एक तो पासवर्ड में, पासपोर्ट में फर्स्ट आते हैं, और एक आर्थिक सूचकांक में। क्यों फर्स्ट आते हैं इसको प्रैक्टिकली समझिए। क्यों फर्स्ट आते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेल कंपनी बहुत होती है, सेल कंपनी बना देते हैं, एक्चुअल में उनका कोई अस्तित्व होता नहीं। क्योंकि भारत का ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं कई बड़े बड़े दिग्गज, ये सचिन तेंदुलकर हो गए, ऐश्वर्या राय हो गए, कई जने न्यूज़ में रहते हैं, हवाला के थ्रू वो अपना पैसे वो करते रहते हैं। तो ऐसे ही करता है कि सिंगापुर में क्या है, अपनी इंडिया में डॉटर कंपनी बना देते हैं, और ये ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं। और मैं ये बात क्यों बता रही हूँ कि वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, इसीलिए तो 7 साल से या लगातार 6 साल से कम हमारा जो सबसे ज़्यादा FDI है ना, FDI वो सिंगापुर से ही आ रहा है। यही कारण है, क्योंकि पैसे तो हमारे लोगों का ही होता है, लेकिन वो वाइट बना के, ब्लैक मनी को वाइट बना के भारत में उल्टा निवेश कर देते हैं और हमें FDI के तौर पे साबित कर देते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा FDI यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है, वो कहाँ से आ रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आ रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट करते थे। यही कारण है कि उनका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, यही कारण है कि उनका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी वो फर्स्ट पे है, ठीक है। पासपोर्ट जल्दी दे देते हैं वो लोगों को, इसलिए वो फर्स्ट पे है, ठीक है। ब्लैक मनी को वाइट करना है, इसलिए वो पासपोर्ट जल्दी दे देते हैं अमीर अमीर लोगों को, इसलिए आर्थिक रूप से फर्स्ट पे है, क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट करना होता है तो भारत में बहुत सारी सेल कंपनी भी होती है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा FDI भेजते हैं। तो इस बार FDI में हमारा टॉप कंट्री क्या है? सिंगापुर। टॉप 1 पे हमारा सिंगापुर लगातार 6 साल से कम बना हुआ है। उसके बाद क्या है, सिंगापुर के पास ही है, क्योंकि मॉरिशियस भी सिंगापुर के पास ही है। कुछ लोग यहाँ चले जाते होंगे, ठीक है। मॉरिशस भी सिंगापुर के पास है, और उसके बाद USA है, 3rd नंबर पे USA है। तो आप ये याद रखेंगे कि FDI सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर से। सिंगापुर के पास ये मॉरिशस है, उसके बाद हमारा USA से आता है। ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया कि FDI आता कहाँ से है और किस स्टेट में आता है सबसे ज़्यादा। लास्ट टाइम तो गुजरात था, लेकिन इस टाइम कौन है सबसे ज़्यादा, किस स्टेट में आया है? महाराष्ट्र और नाटक मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र और नाटक। और ये टेस्ट में मैंने बताया भी आपको, जो भी रिवीजन हम उसमें कर रहे हैं एडुटेरिया में, बताया भी कि केवल 51% ही है इन दोनों को मिलाकर। मतलब 51% FDI केवल इन दोनों स्टेट से आए हैं, स्टेट में ही आए हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया? हमारा सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद USA। सिंगापुर, मॉरिशस हमें याद रखना है बस, ठीक है। और USA कई बार फर्स्ट आ जाता है, तो हमें याद रखना है कि USA हमारा फर्स्ट नहीं है। 1 सेकेंड,
कि यूएसए हमारा फर्स्ट नहीं है, हमारा थर्ड है। और पासपोर्ट भी जल्दी दे देता है, इसलिए पासपोर्ट में भी फर्स्ट है वो, पासपोर्ट भी जल्दी दे देता है, पासपोर्ट में फर्स्ट है वो। आर्थिक तो सही रहेगा ही, हमारे पैसे से को आर्थिक सूचकांक इसलिए सही रहेगा उनका। और फिर यहाँ पे गुड गवर्नेंस चंडाल जारी करता है, और इसमें भी सिंगापुर फर्स्ट में। गुड गवर्नेंस क्यों रहेगा, गुड अच्छी तो देगा ही जब उनके पास पैसे, और एफडीआई हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देता है, तो गुड गवर्नेंस तो रहने वाले हैं वहाँ पे। अच्छा, और ये लॉजिस्टिक सींग लगा दिया था तो उसको ला जा रहा था, इसलिए सिंगापुर फर्स्ट था। तो इन सब में सिंगापुर फर्स्ट था। बस ये मैंने बता दिया कि इन सब रिपोर्ट में सिंगापुर फर्स्ट था। और एक आपको ये याद रखना है कि ये कौन जारी करता है, एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक कौन जारी करता है। तो हम कर रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब एआई हो गया ना, एआई कौन जारी करता है। तो एआई को हम IA लिख सकते हैं, उल्टा लिख देंगे ना हम IA। तो मैं यही लिख रही हूँ, IA लिख रही हूँ, IMAI, ठीक है, IA लिखना है बस, IM। तो इसको काट के मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या लिखना है, IA को IM, है ना, IM। तो IMF नाम से आ रहा है ना, IMF, इसने यहाँ पे लिखा था मैंने IMAI कि मैं AI हूँ। तो AI जो सूचकांक है कौन जारी करता है, IMF, याद रहेगा आपको, IMF। AI को हमने उल्टा लिख दिया IA, A का A के साथ M लगा देंगे, IM, कि मैं कौन हूँ, AI हूँ, IM। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है, IM। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रिपोर्ट सूचकांक, इसमें भी सिंगापुर फर्स्ट पे है, इसमें भी सिंगापुर फर्स्ट पे है, ठीक है। तो मैं आपको एडिटोरिया का एक बार रिवाइज कराती हूँ, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वही आपको एडिटोरिया में से रिवाइज कराती हूँ कि आपको कितना याद है। सब चीज़ याद नहीं करा रही, सब चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। हम ये कर रहे हैं वर्ष 2024 के प्रमुख सूचकांक एडिटोरिया से, और ये करंटली अपडेटेड है, ठीक है। तो ये पेज नंबर बता देती हूँ, अगर आप खोल सको या रिवीजन करना है तो पेज नंबर 40 है ये, आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरा नहीं करा रही हूँ, मैं उतना ही करा रही हूँ जितना याद कर सकते हैं, और लेकिन आपको इंपॉर्टेंट सारे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको इसमें जिसमें इंडिया की रैंक अच्छी है, जिसमें इंडिया की रैंक अच्छी है वो आपको इंडिया की रैंक याद करना है, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक अच्छी है वो आपको इंडिया की रैंक याद ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, पावर। यहाँ पे क्या है हमारा, पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एशिया पावर। यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया पावर, एशिया पावर, और एक आपको ग्लोबल फायर पावर, दोनों को इकट्ठे याद करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ग्लोबल फायर पावर 2025 और एशिया पावर 2024 का क्या है भाई, पावर है ना, पावर। तो पावर लो होती रहती है, आपकी पावर हो, मोबाइल का पावर लो होता रहता है, पावर लो किसका, एशिया वालों का पावर लो होता रहता है, याद रखना, लो भी, एशिया वाले का पावर लो याद रख सकते हो केवल, कौन जारी करता है, लो भी। क्योंकि भारत की रैंक अच्छी है इसलिए याद करना है, भारत की रैंक क्या है, पावर में 3, एशिया पावर में भारत की रैंक 3 है। और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एशिया पावर में अमेरिका को स्थान दिया गया है, एशिया पावर में इसमें ऐसा नहीं है कि एशिया के ही उसको स्थान दिया हुआ है, इसका नाम एशिया पावर है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका को स्थान दिया हुआ है, कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो एशिया पावर में अमेरिका फर्स्ट है, आपको ये याद नहीं रखना अमेरिका फर्स्ट है, ऐसे दिखा रही हूँ, आपको ये याद रखना है कि हम 3 नंबर पे एशिया पावर में। क्योंकि एशिया पावर में अच्छी रैंक है इसलिए पूछ सकता है आपसे कि कौन जारी करता है, तो पावर है इसलिए लो होता रहता है, बस हो गया, 3 है, पावर है, लो होता रहता है। फिर फायर पावर भी आएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो नहीं कंफ्यूज होंगे कि कौन जारी करता है, क्योंकि फायर पावर में पूरा नाम आएगा फायर पावर। आप लो तभी करोगे जब एशिया, क्योंकि एशिया वालों का पावर लो होता रहता है। फायर के साथ पावर आए तो पूरा नाम आएगा ग्लोबल फायर पावर, इसको जारी करता है, ठीक है। फायर में 4 है हम, ग्लोबल फायर में 4 है हम, एशिया में तो हम अपने आप को शेर समझते हैं इसलिए 3 है, लेकिन ग्लोबल फायर में 4 है, 4 फायर में 4 है हम, ठीक है। और फर्स्ट पे तो दोनों अमेरिका है, तो इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे देखते हैं ये क्या है, इसको जर्मन वॉच, ये दोनों मैंने कर रखा है कि दोनों जर्मन वॉच ही जारी करता है। तो एग्जाम में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानोगे, ये क्या है, एक तो है रिस्क सूचकांक, जलवायु का रिस्क सूचकांक कि हम कितने जोखिम पे हैं, ठीक है। रिस्क में हमारा नंबर है 6, रिस्क से क्या निकल रहा है 6, रिस्क सूचकांक जोखिम में हमारा नंबर है 6, ठीक है। और उसके बाद जलवायु प्रदर्शन कि हम जलवायु में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना चेंजेस कर रहे हैं अपने आप को, कितना आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें 10 है। पहले हमारा 7 था, ये बस थोड़ा सा देख सकते हो कि 2024 में 7 था, अभी हमारा क्या है, क्योंकि जलवायु की बहुत ज़्यादा बात होती रहती है एनवायरनमेंट की, तो इसलिए बस ये देखिए कि ये दोनों एक साथ आते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है, रिस्क, क्योंकि दोनों जर्मन वॉच ही जारी करता है, रिस्क में है 6
और जबकि प्रदर्शन सूचकांक जो है कि जलवायु के प्रति हम क्या प्रदर्शन, कितने संवेदनशील है, कितना कार्बन स्टॉक की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें है हम 10। केवल कार्बन स्टॉक नहीं, और भी सारे मतलब बहुत सी बातें होती हैं, मैं बस याद कराने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि प्रदर्शन सूचकांक है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात चल रही है, तो पहले 3 का मापदंड कोई भी नहीं पूरा कर पाया, पहले 3 पे कोई भी नहीं, और डेनमार्क फर्स्ट पे है, सॉरी मतलब 4th पे है, पहले 3 पोजीशन पे कोई नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहले 3 पे कोई नहीं है, तो हमारा ये तीनों याद हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं छुड़ा रही हूँ आपको करना नहीं है, मैं बस ये बता रही हूँ कि आप कम से कम वो तो याद रख ही सकते हैं, कम से कम। अभी मैंने बताया ना, लॉजिस्टिक कौन जारी करता है, लॉजिस्टिक का मतलब सामान है या फिर लॉकर है, तो वो बैंक में ही रखते हैं, इसलिए बैंक से लॉजिस्टिक थोड़ा सा दिमाग में ये रख लिया। लॉजिस्टिक बैंक जारी करता है। लार्ज फर्स्ट कौन आया है, लार्ज लॉजिस्टिक, लार्ज ऐसे कुछ याद करके आया कि तो लार्ज में सिंगापुर फर्स्ट आया है। इंडिया का ठीक है याद रखना, अगर हो पाता तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं आप इसे। उसके बाद है IMD, विश्व प्रतिस्पर्धा। तो ध्यान से समझिए क्या समझा रही हूँ मैं। क्या करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, ठीक है। आप प्रतिस्पर्धा के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, मैं कंपटीशन के लिए पढ़ रही हूँ। तो प्रतिस्पर्धा में क्या करते हैं, जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेज, किसी भी चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं ना, वो ठीक से यहाँ पे आया नहीं इसलिए मैनेज ही लिखा हुआ है, वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट। टॉपर क्या करते हैं भाई, प्रतिस्पर्धा टॉपर कैसे कर पाते हैं, आप ही सोचो, मैनेजमेंट करके कर पाते हैं। तो इसमें IMD जारी करता है, और इसमें M फॉर मैनेजमेंट है, इसमें M फॉर मैनेजमेंट है। एक जगह और, एक मिनट, हाँ एक मैनेजमेंट ये भी रहा ना, हाँ मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रही थी, ध्यान से। अब देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, मैं आपको क्या बता रही थी कि जैसे प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा एक ये मैनेजमेंट है और ये एक मैनेजमेंट है। जो टॉपर लोग हैं वो प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट ठीक होता है ना, और वो टैलेंट होते हैं, इसलिए वो मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो विश्व प्रतिस्पर्धा हो या टैलेंट रिपोर्ट हो, ये दोनों कौन करता है, मैनेजमेंट, IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैंने बस मैनेजमेंट M याद रखा हुआ है, क्योंकि ये M फॉर ये मैनेजमेंट इसी में आता है, और कोई फुल फॉर्म किसी का मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। और ये याद रखना है कि टॉपर लोग मैनेजमेंट बड़े ही स्वीट तरीके से करके, प्यार से करके वो टॉप कर जाते हैं, बड़े ही स्वीट तरीके से करके वो टॉप कर जाते हैं, ठीक है। और कंपटीशन में भाई हमारी तो मेहनत करते करते फूक निकल जाती है, ठीक है, थक जाते हैं, मतलब गलत वे में मत लेना, फूक निकल जाती है 41, ठीक है, फूक निकल जाती है हमारी मेहनत करते करते, तो हमारी तो 41 नंबर है, याद करने की इसको जरूरत नहीं है। बस अभी इतना ही मैंने कराया है कि जो IMD होता है, प्रतिस्पर्धा कौन करता है, जो बच्चे मैनेजमेंट ठीक से कर पाते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, जो बच्चे मैनेजमेंट ठीक से कर पाते हैं उनका ही टैलेंट पे रैंक आ पाता है, और वो बड़े स्वीट तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं, टैलेंट में भी और इसमें भी। तो इन दोनों में भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा आपको। और प्रतिस्पर्धा मेहनत करते करते फूक निकल जाती है, तो लगभग 40 या 41 हमारा नंबर है, आइडिया लगा सकते हो एग्जाम में आप। और ये हम कर चुके हैं विश्व बौद्धिक संपदा, उसमें बुद्धि, विश्व बौद्धिक संपदा स्विट्जरलैंड कर चुके हैं हम। ये नहीं कराया था कि इसको जारी कौन करता है, इनोवेशन लोग, जो इनोवेटिव लोग होते हैं वो AI वाला किया था, और ये अलग है, इनोवेटिव कौन, जिनके पास बुद्धि होता है वही तो इनोवेटिव करते हैं, जिनके पास बुद्धि होता है वही तो इनोवेशन करते हैं। तो ये भी बौद्धिक संपदा, इसमें भी स्विट्जरलैंड के पास पैसा भी है, बुद्धि भी है, AI भी, सब में स्विट्जरलैंड है, ठीक है। बाकी मैंने दूसरा कराया नहीं है। एक आज मैं उतना ही करा रही हूँ जो कि याद करना बहुत ईजी होगा, उसके बाद मैं ये बाकी भी एक बार देख लूँगी। तो पेंशन में क्या होगा, पेंशन में क्या होगा, पेंशन क्यों लेते हैं, मर रहे होते हैं, मरने का डर होता है इसलिए पेंशन लेते हैं ज़्यादातर। पहले लाइफ इंश्योरेंस, इसी के नाम से है ना लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस तो अलग अलग है, बट इंडिया में क्या लाइफ इंश्योरेंस के नाम से ही फेमस हुआ था, LIC लाइफ इंश्योरेंस, बस। तो सबको यही पता था कि नहीं मरने के लिए लेते हैं, ये ऐसा होता था। तो मर आ रहा है ना इसमें, इंश्योरेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे पेंशन में क्या आ रहा है, पेंशन किस लिए लेते हैं कि भैया मरने से सुरक्षित मिले हमें, मतलब लाभ मिले कोई, तो मर आ रहा है इसमें पेंशन मरते समय। और इसमें कौन है जो फर्स्ट है, ये भाई निडर है, डरता ही नहीं है पेंशन में, ये निडर है, ये नहीं डरता, ठीक है, कि पेंशन मिले ना मिले ये नहीं डरता, तो निडर फर्स्ट पे है। और मर्सर इसको
जारी करता है। और इंडिया की रैंक कभी भी अच्छी होगी नहीं पेंशन से। आप कभी भी कॉमन सेंस लगा लेना कि इंडिया की रैंक खास नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे वहाँ पे पेंशन का इतना हमारे वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है कि हम पेंशन में बहुत अच्छी पोजीशन ला सकें। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ आइडिया लगा सकते हो। फिलहाल ये जारी करता, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, गुड गवर्नेंस का क्या था हमने, चंडाल करती है, चंडाल और गुड गवर्नेंस। चंडाल ये सिंगापुर याद कराया था, क्या याद कराया था गुड गवर्नेंस में, सिंगापुर। चंडाल करते हो, हमारा 71 नंबर था ना, कि हमारे साथ में ये रहा, साथ में एक सींग लगा दिया था हमारे। ठीक है, तो चंडाल गुड गवर्नेंस देखती है, और चंडाल के ही सींग होते हैं, चंडाल के ही सींग होते हैं, तो यही सिंगापुर करके कर लिया था, तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। कल मैं IMF वाला कराऊंगी, अभी मैं नहीं करा रही कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज मैं आइसलैंड जिसमें फर्स्ट आया है वो भी थोड़ा सा करा देती हूँ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, कि आपको थोड़ा सा याद रहेगा। क्या पढ़ा है हमने, एशिया लो, एशिया पावर क्या होगी हमारी, लो। ठीक है, तो एशिया पावर लो भी जारी करता है। और उसके बाद एशिया पावर में हम 3 नंबर पे है, जबकि फायर पावर में हम 4 नंबर पे। फायर 4 याद रखना, इजी रहेगा, फायर 4, फायर 4। ठीक है, और पावर के मामले में कभी भी बात आ जाए तो इजी है याद करना। पावर के मामले में तो भाई अभी तो अमेरिका ही चल रहा है, पावर के मामले में अभी अमेरिका ही टॉप पे है। हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आगे आते हैं कि जलवायु से ही रिलेटेड एक जोखिम है और एक प्रदर्शन है। जोखिम का मतलब रिस्क होता है, रिस्क में हम 6 हैं, रिस्क में हम 6 हैं, और प्रदर्शन में हम 10 है। ये भी इंपॉर्टेंट है रैंकिंग, प्रदर्शन में हम 10 है, और दोनों को जर्मन वॉच। अब इसको कैसे याद कर सकते हो कि आजकल जोखिम हो या फिर जलवायु हो, ठीक है, जलवायु का परिवर्तन कि क्या चेंजेस आ रहा है, तो इन दोनों को जर्मन वॉच करता रहता है। जर्मन याद नहीं रखना, नहीं रखो, वॉच, वॉच मतलब देखता रहता है ना। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रही, कुछ खोज पोच हो गया बहुत ज़्यादा, कि उसको क्या है, वॉच करता रहता है। और तो इस तरह से आपको याद रहेगा, जर्मन वॉच, वॉच करता रहता है। और आपको ये मैंने कहा था कि ये ज़रूर याद रखना कि पहले प्रदर्शन सूचकांक, क्योंकि जलवायु का प्रदर्शन है, तो कोई भी इतना अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर रहा जलवायु का, क्योंकि जलवायु के ऊपर इतनी बात होती रहती है कि पहले 3 पे कोई आ सके। डेनमार्क है चौथे नंबर पे, इसमें हमारा 10 नंबर है, ये याद रखना करना है। 6 हम रिस्क में हैं। ठीक है, और आगे हमने और क्या कौन सा याद किया हुआ है, ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इजीली याद हो सकता है एटलीस्ट मैं आपको वो याद करा देती हूँ। कि लॉज, लॉज कहाँ पे हम लॉकर में रखते हैं, बैंक के लॉकर में कोई भी सामान रखते हैं, तो लॉजिस्टिक बैंक, इसलिए फर्स्ट आया है सिंगापुर को। लाज आ रही थी सिंग लगाने में, लॉजिस्टिक लाज आ रही थी सिंग लगाने में, फर्स्ट आया है सिंगापुर। और आगे प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कौन करेगा कंपटीशन, कौन बच्चा कंपटीशन में फर्स्ट आएगा, जो मैनेजमेंट कर सकता है, और बड़े स्वीट तरीके से मैनेजमेंट करते, जबकि जो बैक बेंचर है इंडिया 41, उनकी तो फूक निकल जाती है 41। ठीक है, और ग्लोबल इनोवेशन भी कौन करेगा, इनोवेशन जिसके पास बौद्धिक होगी वो इनोवेशन वही करते हैं ना भाई, नए नए इनोवेशन वही करते हैं जिनके पास बौद्धिक होता है। ये भी स्विट्जरलैंड ही फर्स्ट आया है इस पर, और 39 नंबर है इस पर हमारा, तो ये आपको याद ही करना है, ये इसका कुछ नहीं कर सकती नंबर का मैं। और पेंशन में मैंने बताया था कि मर रहे होते तब पेंशन लेते हैं, तो पेंशन मरने के डर से पेंशन ले लेते हैं, पेंशन। और निडर को कोई डर नहीं है पेंशन का, ये फर्स्ट आ गया है निडर। टैलेंट किसके पास होगा भैया, टैलेंट और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन वही कर पाता है जो मैनेजमेंट कर पाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जो मैनेजमेंट कर पाता है वही, उसी के पास टैलेंट होता है, और बड़े स्वीट तरीके से मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, और स्वीट तरीके से वो प्रतिस्पर्धा भी कर लेते हैं। ठीक है, बौद्धिक संपदा में भी, बुद्धि में भी स्वीट ही आया हुआ है, बस ये याद रखना कि बौद्धिक संपदा कौन, जो इनोवेशन इंडेक्स, ये बौद्धिक संपदा जारी करता है, बस ये ध्यान रहना चाहिए आपको। और चले तो फिर ये तो रिवीजन हो गया, और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो हम ऑलरेडी टेस्ट में कर चुके हैं, बस वो बता रही हूँ। अभी हमने कॉपी में मैंने लिखा था कि इसको लिखना तुम IM, ऐसे लिखना IM AI, ये बताया था मैंने, तो आपको एटलीस्ट ये याद रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, IM AI जारी करता है, AI सूचकांक IM जारी करता है, इसमें भी सिंगापुर फर्स्ट पे है। ये मैंने कॉपी में कराया था, तो मेरे जो कॉपी में कराया था उसको 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। और ये पासपोर्ट में भी मैंने क्या बताया था, सिंगापुर फर्स्ट पे, ये हम कॉपी में कर चुके हैं। और हेलने पासवर्ड, इसको जारी कौन करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एंड अथॉरिटी, तो आपको एयर ट्रांसपोर्ट से ध्यान रहेगा कि पासपोर्ट कौन, एयर ही करेगा ना, एयरपोर्ट, एयर और पोर्ट दोनों आ रहा है, एयरपोर्ट, तो पासपोर्ट से एयरपोर्ट, ऐसे या नाम याद रहेगा तो इजीली आप इसको पहचान सकते हो कि हेलने पासवर्ड इंडेक्स कौन निकालता है, एयरपोर्ट, दोनों इसमें पोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट हवाई
अड्डा, ठीक है, ये ईजी है, इसमें भी सिंगापुर फर्स्ट पे है, ये हम कर चुके हैं। एक ये करते हैं, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अगर आपको अब ध्यान आ गया है तो पहले थोड़ा सा, अब चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आध और कराते हैं, जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जो इजी है, जो सबको याद रहता होगा, वो बताती हूँ कि वो तो लगभग सबको याद रहते ही होंगे मेरे हिसाब से। ये सबको याद रहता होगा, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सूचकांक, ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांसपेरेंस हो, ट्रांसपेरेंसी तो दिखाओ। तो भ्रष्टाचार सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी लगभग सबको याद रहता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। भ्रष्टाचार भाई, ट्रांसपेरेंसी तो दिखाओ, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। और भ्रष्टाचार में इंडिया क्या है भाई? ये इंडिया में ये बोल रहा है कि भैया नो है या छो है, नो छो मत कर, सीधा सीधा बता कि कितना भाव है, नो छो मत कर, मतलब हेरा फेरी मत कर। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हम 96 है, आपको ये याद रहेगा कि 9 को ही 6 लिख दिया है, या फिर गेम में भी करते रहते हैं कि 9 को 6 बता देते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं ना आज, पता नहीं कौन सा ताश जैसा कोई गेम होता है, याद नहीं है। तो नो छो मत कर, गांव में भी बोलते हैं या कहीं भी बोलते रहते हैं, नो छो मत कर, सीधे सीधे बता, मतलब उल्टा सीधा मत कर। तो ट्रांसपेरेंसी में हम 96 नंबर पे हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी जारी करता है कि ट्रांसपेरेंसी है भी या नहीं है। नो छो मत कर 96 नंबर है हमारा, ठीक है। और ये 93 से हम 96 पे आए हैं सूचकांक, मतलब ये रहा 93 से 96 पे सूचकांक में हम पीछे को गए हैं, आगे नहीं गए हैं, मतलब सुधार नहीं हुआ है, हम पीछे को गए हैं। ये फिलहाल तो आप नो छो इतना याद कर सकते हैं। और डेनमार्क कैसे याद कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी में डेनमार्क, ट्रांसपेरेंसी में डोन आगे निकल गया है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर डन करके भी याद कर सकते हो, कैसे भी करके याद कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी में डोन, ट्रांसपेरेंसी में डोन अपने आप को बोल रहा है कि मैं आगे हूँ, खुद तो है नहीं कुछ, लेकिन डोन बोल रहा है मैं आगे हूँ। तो ऐसे करके अगर आपको ध्यान रखना है तो कर सकते हो, लेकिन ये इजी है, भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी और इंडिया का नो छो मत कर, सीधे सीधे बता बात क्या है, तो ये इजीली याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर। हंगर क्या, भूख है ना, तो यहाँ पे भी हंगर निकल के आता है। वेल्थ, हंगर हिल्फ है, ये भी सबको याद रहता है कि इसमें भी हंगर निकल के आता है। हंगर है तो यहाँ पे भी कंसर्न है हमें कि तुम भूखे हो, हमें चिंता है कि तुम भूखे हो, तो यहाँ पे भी हंगर हिल्फ है, बस मुझे इतना ही याद रहता है इसका, हंगर हिल्फ है, ठीक है। तो हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? हंगर हिल्फ है, हंगर हिल्फ है। इसमें देखो 22 देश प्रथम स्थान पे आए हैं, 22 हमें इससे मतलब नहीं है, एक तो कौन जारी करता है, हंगर हिल्फ है, इसमें ही हंगर हिल्फ है, तो ये आप बस नाम से ही पहचान सकते हैं, एग्जाम में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भूख के मामले में एक तो 27 स्कोर ध्यान रख सकते हो, तो ठीक है, हम भूख के मामले में 105 रैंक पे, 105, 105, ठीक है। तो हमारा मतलब वेल्थ हंगर हिल्फ है, हंगर में हम 105 नंबर पे है, और प्रथम देश। और ये भी किसी उसमें रिपोर्ट में था कि हम गंभीर श्रेणी में आते हैं, अभी इसी में ही करेंगे आगे, तो ये भी याद करना इजी रहेगा। उसके बाद 2025 की रिपोर्ट अब मैं चलती हूँ, ऊपर से एक बार करा देती हूँ। ये हम टेस्ट में पढ़ चुके थे कि जस्टिस का मतलब लॉ होता है ना, तो लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? जस्टिस, ये हम टेस्ट में कर चुके हैं, तो इससे मैंने बताया था कि ये याद करना ईजी रहेगा। जस्टिस, डॉन ही सबको जस्टिस दे रहा है, इसको डेनमार्क को अब डॉनमार्क इसमें पढ़ेंगे कि ताकि कम से कम इस एग्जाम में हम कर सके। तो डॉनमार्क, जस्टिस कौन दे रहा है? डॉन सबको जस्टिस दे रहा है, और डॉन ही किस में आया है? डॉन किस में आया है? अभी क्या था ना, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या था अभी हमने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट, ये भी डॉन चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राजा वगैरह डॉन बन ही जाते हैं, नेता। और ये सिंगापुर वाला ये हम कर चुके हैं कॉपी में कि AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ध्यान रखना, इसमें केवल AI नहीं है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, ठीक है। हाँ अच्छा, ये तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, ये तो ये वाला था ना, IM, याद हो आपको, तो IMAI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता IMAI। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IM, ठीक है। ये तो लगभग हम इसमें आधा से ज़्यादा कर चुके हैं, मुश्किल से 2-3 ही है जो कि नहीं किया है, तो मैं कन्फ्यूज़न के लिए अभी कुछ नहीं बता रही, आगे कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो बच गए हैं उसका कॉपी में करके, किताब की आपको उसमें डिफरेंस समझ में आए। एक बस हमें और करना है जो कि ईजी है, ये वैश्विक शांति, इसमें पीस आ रहा है, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस,
जो शांति है, शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, और किसके पास शांति है? बर्फ के पास। ठंडा ठंडा कूल कूल, शांत हो गए ना तुम, बर्फ लेते ही आइस, ठीक है। तो ठंडा ठंडा कूल कूल, शांति किसके पास है? आइस के पास। शांति किसके पास है? आइस के पास। इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, तो ये आपको याद रहेगा। और ये भी आपको टेस्ट में करा रखा है कि खुशहाली रिपोर्ट SDG की सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो है ये सूचकांक निकालता है। और आज ही कल में कराया है मैंने, यह जहाँ तक मुझे ध्यान है। शायद आज के टेस्ट में कराया था, छोड़िए। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये खुशहाली की बात चल रही है। तो खुशहाली क्या है? यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क खुशहाली सूचकांक निकालता है। और इसमें फर्स्ट कौन है? तो इसको याद करना बहुत ईजी है। फर्स्ट कौन है? क्या है? खुशहाली। क्या है? खुशहाली। और खुशहाली में क्या है? फील। या तो तुम फील अच्छा कर रहे हो, खुश कर रहे हो, ठीक है, या फील तुम खुशी से भर गए हो, कुछ भी फील कर सकते हो। ये फील FEEE वाला भी कर सकते हो और FILL वाला भी कर सकते हो। फील खुशी से भर गए हो, या फिर फील तुम अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। तो फिनलैंड खुशी से भर गया है। फिनलैंड फर्स्ट, खुशी से फिनलैंड भर गया है। तो खुशहाली में फर्स्ट फिनलैंड है। इजी है याद करना। और इंडिया का 108 रैंक कैसे याद रखोगे कि इंडिया का 118 है? 108 नहीं, 118। तो आप फिनलैंड, हम खुशी की बात करें, हम खुश हैं, हम इतने मोटे हो गए हैं, ये स्माइली बनाया मैंने, इतने मोटे मेरा पेट हो गया है, इतना मोटा हो गया है कि हम खुश हैं। तो इस तरह से मैंने केवल 8 याद रखा हुआ है, 8 कि ताकि 18 कर सकूं मैं कि हम खुश हैं। 18 याद कर सकूं ताकि 118 रैंक, ये खुशहाली में कईयों को याद भी होगा कि हमारा 118 रैंक है। और टेस्ट नंबर जो कि मैंने अभी मेरे ख्याल से डाला है, नहीं डाला याद नहीं है, जो मैंने बताया कि उसमें खुशहाली में ना हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का 109 रैंक है। मतलब हम पाकिस्तान से दुखी है, हमसे पाकिस्तान भी खुश है। तो मुझे इस तरह से याद रहता है कि पाकिस्तान का 109 है और हमारा 118, देख लो। तो एक बार रिवाइज करते हैं, क्या था हमारा? विश्व खुशहाली सूचकांक जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जारी करता है। और फिनलैंड खुशी से फिल हो गया है, भर गया है खुशी से, हमारा 118 नंबर आए हैं इसमें। अभी ये मैंने अपनी कॉपी में कराया था, विश्व आर्थिक सूचकांक, ये मैंने अपनी कॉपी में कराया था कि आर्थिक तौर पर जो है सिंगापुर फर्स्ट है। आर्थिक तौर पर सिंगापुर फर्स्ट है। बताया था मैंने ब्लैक मनी को वाइट मनी कैसे करते हैं, शेल कंपनी बना के, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? ये आपको याद करना है कि हेरिटेज फाउंडेशन, ये आपको याद रखना है, हेरिटेज फाउंडेशन। और स्ट्रीट जनरल, स्ट्रीट करके याद करो, या हेरिटेज फाउंडेशन ज़्यादा सही है, तो हेरिटेज फाउंडेशन करके याद ही करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। और ये इजी है, जो मैंने अपने टाइम में याद किया था, आपको बता दूँ एक बार। ये ना जेंडर को आप कैसे याद करना? ये जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप कि कौन जारी करता है, आज के बाद भूलोगे नहीं आप, है ना। कभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वाइफ पढ़ना, अगर इसमें आई लग जाए, मतलब वाइफ भी इसी से बनकर बनता है ना, वाइफ। तो वाइफ का मतलब ही क्या होता है? जेंडर। इसको इकट्ठे पढ़ना कभी भी आके कि WEF, जेंडर से या ध्यान रखना, वाइफ में WFE, ये 3 लेटर आते हैं। WFE किसी में आ रहा है तो WEF फटाफट बना के देख लेना। तो विश्व आर्थिक मंच जो है जेंडर गैप जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। और इसमें भी वाइफ कूल होती तो नहीं है, लेकिन वाइफ में भी आइस फर्स्ट है, वाइफ में भी आइस फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये जेंडर गैप हमने कर लिया। जेंडर गैप मैंने बताया कि कभी भी जेंडर मतलब गर्ल्स और बॉयज़ है तो वाइफ याद रखना कि जेंडर वाइफ जेंडर ही है ना कोई वाइफ याद रखना। और वाइफ में भी आइस ही है फर्स्ट, वाइफ में भी, वाइफ को आइस की ज़रूरत है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उसको भी आइस की ज़रूरत है, तो वाइफ में आइस है फर्स्ट। इसमें भारत की रैंकिंग वगैरह मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है। और मानव, ये ज़रूर कर लेना आप, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक तो ये इजी है, इसमें विकास कार्यक्रम ही आता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कईयों का बिल्कुल इजी होता है कि कौन जारी करता है, उसको बस ध्यान रखना होता है आपको। तो जेंडर में हो, ठीक है, जेंडर आ रहा है, मानव आ रहा है, इन सब में आइस फर्स्ट है। और आइस एक में फर्स्ट था जो कि पीस में, अच्छा यहाँ पे ना, ये रहा पीस में, जेंडर में, मानव में, इसमें क्या है? आइस हमारा फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। वाइफ के लिए आइस ला रहे ताकि वो पीस हो सके, वाइफ के लिए आइस लेकर आ रहे ताकि वो ठंडी हो सके, चिल्लाए कम। विश्व, नेक्स्ट करते हैं,
विश्व प्रेस, ये भी इजी है याद करना। प्रेस सूचकांक, प्रेस को हम बिना बॉर्डर के एंट्री करने दें, रिपोर्टर्स को बिना बॉर्डर के एंट्री करने दें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, कि बिना बॉर्डर के प्रेस वाले एंट्री कर सके। तो ये नाम याद करना बहुत ईजी है और लगभग सबको याद होता है कि विश्व प्रेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें नॉर्वे फर्स्ट पे है, तो ये भी याद करना ईजी है। और इरिटिया, मैंने टेस्ट में बताया था कि जब प्रेस रिपोर्टर गए ना, रिपोर्टर गए जब कहीं पे रिपोर्टिंग करने, तो ईंट लेकर ना इरिटिया ने मारा प्रेस वाले को, तो इरिटिया लास्ट पोजीशन पे है। बस ये याद रखना कि इरिटिया ने ईंट मारा, तो किसको ईंट मारा, रिपोर्टर्स को। इरिटिया ईंट मारा, रिपोर्टर्स को ईंट मारते हैं, फालतू वो करते हैं। तो इरिटिया लास्ट में है। नॉर्वे, नॉर्वे का कैसे याद रहेगा आपको, नॉर्वे 2 चीज़ों में फर्स्ट पे है, आपको याद रखना है। एक तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उसमें भी नॉर्वे फर्स्ट पे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्वे फर्स्ट पे है। और मैंने ऐसे याद कराया था कि उसने बोला, नॉर्वे ने क्या बोला कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ी नो वे, कि अब नहीं पेट्रोल और डीजल की गाड़ी। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में, राष्ट्रीय तौर पर पूरी तरह से 100% अपनाने में वो कौन सा देश है, नॉर्वे देश है। वो ये करा रखे हैं मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो हम तो फिलहाल यहाँ पे है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में नॉर्वे को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई रिपोर्टर से और उसने एंट्री करने दी, तो नॉर्वे फर्स्ट पे आया है इसमें। और लास्ट ये फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूवर्ड्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में स्किल फ्यूचर वही, क्योंकि पावर किसके पास है, पावर यूएसए के पास है, तो फ्यूचर फिलहाल उसी का सिक्योर है। और इसको क्योंकि क्यूवर्स वर्ड है तो क्यूवर्स आ ही रहा है आप में कि क्यू साइमंस, और एग्जाम में इंग्लिश में ज़रा लेटर देख लेना हिंदी वालों की, क्यू साइमंस क्यू और ऐसे ऐसे कुछ करके आ रहा है, यहाँ भी क्यूवर्स है। तो ये यही जारी करता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको देख लीजिए, ठीक है। ऊपर हमने किया था ना कि जर्मन वॉच करता है, वो जलवायु प्रदर्शन है, यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन है। ये याद करिए, न्यूज़ में इतना रहता भी नहीं, इसको करने की जरूरत भी नहीं है, ये बस दिखा रही हूँ। तो ये हम कर चुके हैं, यूएनडीपी ये भी हम कर चुके हैं कि मानव में हो, जेंडर में हो, और मानव, जेंडर और पीस, ठीक है। मानव, जेंडर और पीस, इन सब में कौन है, आइस, इन सब में कौन है, आइस। खुश होने में फर्स्ट कौन है, खुश होने में वो किसी खुशी से फिल पूरा भर गया है, या फील, वो फील कर रहा है कि मैं खुश हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके से याद कर लो। ये हो गया है, मैंने ये नहीं कराया और अभी मैं ये करा नहीं रही, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। कई जो मैंने नहीं कराया वो मैं नहीं करा रही, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। अभी ये करा दिया है। सस्टेनेबल विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, सस्टेनेबल विकास नेटवर्क जारी करता है। हंगर वेल्थ हंगर हिल्फ जारी करता है, और हम 105 नंबर पे है। 22 देश प्रथम है, लेकिन हमारा 105 नंबर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, और वो भी कौन चेक कर रहा है, डाउन चेक कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है या भी नहीं है। और हिलने पासपोर्ट बताया था मैंने कि पासपोर्ट कौन जारी करता है, कि एयरपोर्ट होगा तो वही पासपोर्ट चेक करेगा, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट चेक होता है। और ये सिंगापुर पे ये बाहर लोगों को पासपोर्ट देता है, और ताकि ब्लैक मनी को अवॉइड कर सके, या आधिकारिक भाषा में ऐसे कभी लिखना मत, ब्लैक मनी को अवॉइड कर सके, ये याद करने के लिए। आर्थिक स्वतंत्रता भी सिंगापुर फर्स्ट पे आया था, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यहाँ, अच्छा 2024 का दिया हुआ है ये हमें। अच्छा, मैंने 1 मिनट ये जरूर देख लेना फ्रेंड्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक करा है मैंने, और एक यही करना, दो तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और जिसमें सिंगापुर फर्स्ट है, तो हमने यही वाला याद कर रखा है, ठीक है। और हेरिटेज स्ट्रीट करके कुछ में, कि हेरिटेज और स्ट्रीट करके याद रखना। एक है केवल आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व में नहीं लगा हुआ उसमें, केवल आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें कि हांगकांग फर्स्ट पे आया है, और ये कोई और जारी करता है, तो इसे करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। 2024 का है वैसे भी, तो ज़्यादातर मैंने 2025 के रैंकिंग, और बाकी इसमें एक आधी छूट गए हैं, मैंने लगभग सारे करा दिए हैं। एक बार रिवाइज ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं होता है तो कमेंट कर सकते हैं कि इसे कैसे याद करें, मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। और चलिए रैंकिंग बताते हैं कि हमें कम से कम कौन कौन सी रैंकिंग याद होनी चाहिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें एक तो 118 स्माइली मैंने बताया था कि ये याद होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए कि हम भूख में कौन से नंबर पे हैं, और हमारा प्रेस का भी कई बार पूछ लेता है, प्रेस का 151 पे है। ये सारे हम टेस्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रेस का भी हमारा पूछ लेता है, न्यूज़ में रहता है 151 पे, खुशहाली में 118 पे है, 105 हम भूख में हैं। और ऊपर के जो 4 रैंकिंग हैं वो ज़रूर याद रखना है आपको, कि हम पावर में जो है वो 3 या 4 पे हैं, तो 3 या 4 पे हैं हम पावर में। तो एशिया पावर में हम 3 पे हैं, शेर बनते हैं, जबकि जो ग्लोबल फायर पावर है उसमें हम 4th पोजीशन पे हैं, ठीक है। और ये यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न में भी हम 3 नंबर पे है, कि ग्लोबल यूनिकॉर्न, ये मैंने नहीं कराया है, आप ये देख लीजिएगा, मैं कल या परसों इसको ज़रूर कराऊंगी, कि कुछ तरीका देख कर लाऊंगी, कर लीजिए आप इसको। हुरून ही
जारी करता है, तो ये तो ईजी है, हुरून ग्लोबल हुरून इंस्टीट्यूट ही जारी करता है, और हम 3rd नंबर पे है, नहीं कराऊंगी अब मैं, करा दिया ये भी। और 6 नंबर पे और 10 नंबर पे है जो कि जर्मन वॉच जारी करता है। 6 नंबर पे हम क्या है, 6 से रिस्क मतलब रिस्क जोखिम सूचकांक में हम 6 पे है, और 10 पे है केवल जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ठीक है, तो ये खत्म होता है। और इम्पोर्टेंट जो है नीचे दिया हुआ है जो कि करना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं हम कि कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक का वर्णन दिया हुआ है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। तो ये विकास से हमें बताया था कि विकास या संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, ये पूछ सकता है कि मानव विकास क्या यूनाइटेड नेशन का ही है, तो हाँ, यूनाइटेड नेशन का ही कोई एजेंसी है जो जारी करता है। और ये तो पुरानी चीज़ है जो कि पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप ये कि किसने जारी किया है, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे तो या थोड़ा सा ध्यान रह सकता है आपको। इसमें जीवन आयाम करने, जो हमने ऊपर किया उसका इंपॉर्टेंट का जीवन आयाम कईयों का देता है। तो बात किसकी चल रही है, प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को याद करना, बात किसकी चल रही है इसमें, मानव विकास की बात चल रही है, मानव के विकास की बात चल रही है। तो हम पहले देखते हैं कि वो आखिर जिंदा कितने साल तक रहता है। मानव के विकास की बात चल रही है, उसके मूलभूत आवश्यकता पहले देखते हैं हम, क्योंकि मानव के विकास की बात चल रही है, उसके लिए उसका जिंदा रहना पहले ज़रूरी है। फिर उसको स्कूली शिक्षा जो है कितना होना चाहिए या कितना वर्ष उसको दिया जा रहा है, बस शिक्षा याद रखना। जीवन प्रत्याशा एवं इतना केवल कि वो कितना जीवित रह रहा है, कितने साल जीवित रह पा रहा है, उसको शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। और भाई इसके लिए पैसे भी तो चाहिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, कोई भी मानव के विकास के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो जिंदा रह रहा है वो नहीं रह रहा, कितने साल तक जिंदा रह रहा है, शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, और पैसे भी तो चाहिए। तो उसका जो है मापदंड क्या है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड है, प्रथम स्थान पर मानव विकास में आइसलैंड है, क्योंकि वो शांत रहता है, पीस रहता है, इसलिए आइसलैंड है। और दक्षिण सूडान सबसे लास्ट नंबर पर है। और भूखमरी सूचकांक जो कि हमारे 105 नंबर है, अभी हमने पढ़ा था भूखमरी सूचकांक। भूखमरी मतलब हंगर से हमारा हंगर हिल्फे, हंगर से हमारा हंगर हिल्फे निकल के आ रहा है, तो ये तो याद करना ईजी है। और वर्ल्ड वाइड कंसर्न, मतलब कंसर्न किसके पीछे है, कंसर्न और हंगर हिल्फे दोनों संयुक्त रूप से निकालते हैं। कंसर्न क्यों है, क्योंकि तुम भूखे हो, इसलिए हम मुझे कंसर्न है कि तुम हंगर हो, हंगर वर्ल्ड आ रहा है, तो ये रिपोर्ट ये जारी करता है। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है कि क्या क्या जीवन प्रत्याशा है, और कई बार तो इसके रेशो भी पूछ लेते हैं, वो क्या कहते हैं उसमें आता है ज़्यादातर आईएएस वगैरह में, यूपीएससी में आता है इसका रेशो या डीप। इसमें तो नहीं, इसमें बस ये अब हंगर में क्या क्या हो सकता है, अल्प पोषण, स्टंटिंग, वो छोटा क्या हो रहा है, कितना पतला हो रहा है बच्चा, ठीक है, छोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, बाल मृत्यु दर, तो बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे हंगर में क्या है, बच्चों से रिलेटेड अल्प पोषण, ठीक है। चाइल्ड स्टार्टिंग, चाइल्ड 3 तो मानदंड उसके चाइल्ड से ही है हंगर हिल्फे में, और अल्प पोषण कि उसको पोषण पूरी तरह से मिल नहीं रहा, तो ये है हंगर का, ये है हंगर का। और हंगर रिपोर्ट में हमारा 105 रैंक है, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। और फर्स्ट में कौन था, है याद, फर्स्ट में कौन था, हंगर में 22 स्थान प्रथम नंबर पे आए हैं, ऐसा पढ़ा था हमने। हालांकि ये मुझे नहीं लगता ऐसा पूछा था, इसलिए कि केवल अपने ये रहा हंगर कि 22 देश प्रथम स्थान पे आए हैं। तो हंगर में ये ध्यान कर सकते हो कि कोई केवल एक ही देश ऐसा नहीं है कि जो भूखे रहते हो, कई देश ऐसे हैं जो भूखे नहीं रहता। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली में मैंने क्या बनाया था, स्माइली बना दी थी, 8 बना दिया था, और ये मुस्कुराहट मैंने बना दी थी, तो मतलब हमारा 18 करके कुछ रैंक है। तो 118 हमारा रैंक है, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मेन दिया हुआ है कि खुशहाली में क्या क्या मानदंड को माना जाता है। तो ये रहा कि हम 118 नंबर पे, और फिनलैंड जो है खुशी से फिल गया है, भर गया है पूरी तरह से, या खुशी फील कर रहा है, कुछ भी याद कर लो तो ये बस ये लाइन याद करने की जरूरत है। और खुशहाली कौन है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क ये खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। और जब खुशहाली है तो खुशहाली में हम खाना वाना तो देखेंगे नहीं, खाना वाना उतना देखेंगे नहीं, हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चे तभी तो लोग खुश रहेंगे, भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है, स्वतंत्रता मिल रही है नहीं मिल रही है, और सामाजिक सहयोग है या नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपकी खुशहाली कब रहेंगे, और भ्रष्टाचार है या नहीं है। और जीवन प्रत्याशा इसलिए है कि भैया लोग जीवित भी रह पा रहे हैं, या वहाँ पे ऐसे ही बिना समय के ही असामयिक मृत्यु हो रही है। तो खुशहाली में अगर मुझसे पूछो कि मैं 3 याद रखूंगी कि स्वतंत्रता है या नहीं है, तभी तो मैं खुश रहूंगी। मेरे पास मतलब मेरे देश में भ्रष्टाचार की कमी हो, इसलिए मैं खुश रहूंगी। सामाजिक सहयोग हो, इसलिए मैं खुश रहूंगी। तो इस तरह से प्रैक्टिकली करके मैं याद करूंगी, ताकि मैं एलिमिनेट कर पाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सब चीज़ मैं तो पढ़ दूंगी, और सब चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। जलवायु परिवर्तन सूचकांक ऊपर करा दिया है, मेरे हिसाब से उतना ही काफ़ी है कि जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
और जब जलवायु परिवर्तन है तो क्या देखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा देखेंगे, उसकी नीति देखेंगे कि जलवायु से रिलेटेड क्या नीति ले रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन देखेंगे। तो जलवायु से रिलेटेड ही है, इसमें करने की इतना ज़रूरत नहीं है। और ये बस परिवर्तन सूचकांक में हमने ये देखा था कि कोई भी देश पहले 3 पोजीशन पे नहीं है, वो ऊपर ही कर चुके हैं, हम नीचे करने की जगह नहीं है कि कोई भी देश पहले 3 पोजीशन पे नहीं है। डेनमार्क 4th पे है, ये हम ऊपर ही कर चुके हैं, डेनमार्क 4th पे है और भारत 10th नंबर पे है। और जलवायु रिस्क में हम क्या है 6, रिस्क में क्या है 6, और इसमें ईरान अंतिम पोजीशन पे है। जेंडर गैप मैंने बताया था, जेंडर से वाइफ याद रखना, वाइफ जेंडर ही है ना, वाइफ से वाइफ याद रखना, लेकिन वाइफ लिखने की जगह लिखना वो अपने मन में सोचना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको वाइफ ही पढ़ना, ठीक है, उल्टा सीधा वाइफ पढ़ लेना आप। तो जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, पूरी तरह से लैंगिक समानता इसमें भी हासिल नहीं की है। हाँ, शीर्ष पे कौन है, हमने पढ़ा था वाइफ को पीस चाहिए भाई, आइस चाहिए, वाइफ को क्या चाहिए, शांति। पीस में भी आइस फर्स्ट पे था, और वाइफ को आइस चाहिए शांति के लिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, तो ये आइसलैंड है फर्स्ट पे, आइसलैंड के बाद है फिनलैंड, ठीक है। तो स्वीडन फिनलैंड इन सबको फर्स्ट पे कभी भी तुक्का मारना तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि किसमें कौन से फर्स्ट पे है। और कर चुके हैं इसमें। और ये प्रतिस्पर्धा बताया था मैंने, प्रतिस्पर्धा कौन करते हैं, जो मैनेजमेंट ढंग से कर पाते हैं वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। और प्रतिस्पर्धा में वही दिखा रहा है कार्य कुशलता, ठीक है, वो प्रदर्शन कैसा कर पाता है, दक्ष है भी उसमें कि नहीं है, दक्षता है भी या नहीं है, इस तरह से आप इसमें। और ये वैसे इतना पूछता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कौन जारी करता है ये ज़रूरी है इसमें प्रतिस्पर्धा में बताया था कि बड़े स्वीट तरीके से उसने मैनेज कर लिया और वो प्रतिस्पर्धा कर सका, टॉपर प्रतिस्पर्धा कर सका। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, भारत का 60+ नंबर है, और हम मेहनत करते करते हमारी फूक निकल गई 41, ऐसे याद किया था हमने कि हमारी फूक निकल गई 41। और प्रेस स्वतंत्रता बड़ा ही ईजी तरीके से बताया था कि प्रेस को बिना बॉर्डर्स के रिपोर्ट करने दो, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बिना बॉर्डर्स के रिपोर्ट करने दो, कहीं भी जाने दो, तो ये जारी करते हैं। एनजीओ है, ये एक एनजीओ है। और इसमें हमारा प्रेस में क्या है, नॉर्वे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट नॉर्वे ई व्हीकल में भी पूर्णतः इसने लागू कर दिया है, ई व्हीकल भी, इसमें भी इरिटिया अंतिम स्थान पे है, और इसमें भी इरिटिया, अच्छा इसी में तो इरिटिया अंतिम स्थान पे है, मैंने बताया था ना, इरिटिया ने रिपोर्टर्स को ईंट मार के भगा दिया, इरिटिया ने रिपोर्टर्स को ईंट मार के भगा दिया। आप इसमें ये ज़रूर चेक करेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, ये इंडिया की रैंक है 151, ये याद करना ज़रूरी है, 151 इंडिया की रैंक है। तो ठीक है, हमारा ये ख़त्म होता है। आप वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा कि ये तो हमने पूरा इंपॉर्टेंट तो हमने पूरा कर लिया, वीडियो को 2 बार देखना ज़रूरी है। और इसमें जो एक आध बच गए हैं वो मैं कराऊंगी, और नहीं भी करा सकते, क्योंकि जितना कराया है उसको याद रखिए आप, कम से कम आप एलिमिनेट करके ऑप्शन तक तो पहुँच सकते हैं। थैंक यू।